तो क्या कुछ तकलीफ छू थे क्या सुनवाई होगी। खामोश, एक ही सवाल पूछो। नहीं, अगर आप लोग खामोश होंगे तभी मैं जवाब दे सकता हूँ। खामोश। देखिए, कल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग हुई 370 के बारे में, और उसमें जो उन्होंने ये फैसला किया कि जो सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट एफिडेविट दिया गया और जिसमें 370 हटाने का जवाब देने की कोशिश की गई, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, उससे कहीं ना कहीं पीडीपी का जो हमारा ये स्टैंड है कि बीजेपी के पास 370 को खत्म करने के लिए कोई जवाब नहीं, कोई आईनी जवाब नहीं है, कोई कानूनी जवाब नहीं है, बल्कि इन्होंने आईन की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के 75 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। तो इसके साथ साथ उनका ये दलील देना कि 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए, ये बिल्कुल ऐसा है कि जब कोई गुंडा, कोई बदमाश किसी घर में घुस के वहां के लोगों की पिटाई करे, आबरूरेजी करे, उनको धमकाए और उसके बाद बोले कि घर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया क्योंकि अब घर में आवाज नहीं आ रही, शोर नहीं हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है। बिल्कुल वही हाल उन्होंने जम्मू कश्मीर का किया है। जम्मू कश्मीर में इसको एक खुली जेल में तब्दील किया गया है, जहां पर आम इंसान की बात तो दूर, जो यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं, उनको न सिर्फ धमकाया जाता है बल्कि कईयों को यूएपी के अंदर जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो अपना फर्ज अंजाम देते थे। वो मरकजी सरकार को आईना दिखाते थे कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। और हमारे इसके अलावा हमारे हजारों की तादाद में हमारे लोग जेलों में हैं, जिनमें नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद के अलावा हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, जिनका मैं कई बार नाम ले चुकी हूं, बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिनको इस वक्त जम्मू के जेल में रखा गया है, जहां उनकी जो उनकी उम्र की वजह से और गर्मी की वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। और ये सब जो लड़के हैं जिसमें जवान हैं, जम्मू कश्मीर के जेलों के अंदर, जम्मू कश्मीर के जेलों के बाहर हैं, कोई इनका ट्रायल नहीं हो रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई इनकी जमानत नहीं हो रही है, बल्कि अगर कोई जाता भी है बड़ी मुश्किल से वहां पहुंच जाता है, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, तो वहां उनको मुलाकात भी नहीं होती है उनकी, और उनके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है। तो ऐसे में ये कहना कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, जम्मू कश्मीर को जिन हालात से इस वक्त गुजरना पड़ता है, आप अखबार खोलिए, एनआईए का रेड, ईडी का रेड, एसआईए का रेड, एसयूआई का रेड, इसके बगैर तो कोई डेवलपमेंट हमें नजर नहीं आती है। रोज छापे पड़ते हैं। तो इतना जुल्म जबर करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को ये बावर कराने की कोशिश की गई कि 370 के बाद हमने यहाँ सब कुछ ठीक ठाक किया। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब और उनके साथ जो 200 जज लाए गए, वो भी इसी मकसद से लाए गए यहाँ, ताकि उनको ये दिखाया जाए कि जम्मू कश्मीर में जो कब्रिस्तान की खामोशी है, उनको ये बताया जाए यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। मगर मुझे उम्मीद है कि ये तमाम जज साहिबान बहुत ही दानिशमंद लोग होते हैं, ये लोगों की तकदीरों का फैसला करते हैं। उन्होंने देखा होगा कि पर्दे के पीछे क्या है, जम्मू कश्मीर में असली हालात क्या हैं, किस तरह जो पिछले 4 साल में जब से हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है, उसकी परवाह न करते हुए किस तरह कई कानून लाए गए जिससे हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां, हमारे वसाइल की लूट मची हुई है। हालांकि कानून ये कहता है कि जब भी कोई केस कोर्ट में हो तब तक उसको जिससे उस दफा पे या उस केस पे असर पड़े, ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। मगर चूंकि बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशरी को, हर एक चीज का जो है उसका मुखालफत करने का बेड़ा उठाया हुआ है, क्योंकि जब
पार्लियामेंट में 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन को बरतरफ करते, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 अपने आईन के अंदर दिया हुआ है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी उस वक्त धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है। एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने फैसला किया है। संपत प्रकाश हो, प्रेमनाथ कौल हो, विजय लक्ष्मी झा हो, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाने का सिर्फ एक तरीका, एक वाहिद तरीका है कि जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रिकमेंड करनी चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि इसको खत्म कर दीजिए। ना तो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो किसने रिकमेंड किया, कैसे इन्होंने किया। तो मेरा कहने का मकसद है कि मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब कि हालांकि कुछ खदशात भी हैं, किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि पिछले 4 साल से केस की सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई, जबकि बड़े ऐसे केसेस सुने गए जिनकी शायद इतनी इमरजेंसी नहीं थी। तो आज कश्मीर के दौरे के यकायक बाद केस की सुनवाई होना और वो भी ये फैसला होना कि 2 अगस्त के बाद रोजमर्रा इनकी सुनवाई होगी, तो कहीं ना कहीं ये खदशात पैदा होते हैं कि कहीं जो बीजेपी जो जाल बिछाया है, उन्होंने पूरी दुनिया को पहले G20, उसके बाद जजेस को लाया गया जम्मू कश्मीर के कब्रिस्तान की खामोशी दिखाने के लिए, कहीं वो कुछ और तो नहीं, पर्दे के पीछे कुछ और तो नहीं हो रहा है। पर मुझे उम्मीद है जस्टिस चंद्रचूड़ पे, आई थिंक उनकी जो इंटेग्रिटी है वो दैट इज अनक्वेश्चनेबल जो हम देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो पास्ट में हुआ है, कई ऐसे फैसले दिए गए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बरतरफ करके, कानून को बरतरफ करके सिर्फ अवाम के जज्बात, कलेक्टिव कॉन्शियस को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ जजमेंट्स दी गई हैं, और उसके बाद वो लोग पार्लियामेंट में प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिवसीय ये चैंपियनशिप 4 वर्गों में खेली जाएगी, जिससे चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर कांगड़ा जिले में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। सोलंकी रिफोरेस्टर संस्था की ओर से 9 जुलाई को शमलेच में फॉरेस्ट पार्क में 8वां पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि वो लोग पर्यावरण को बचाने के लिए अभी से जागरूक हो सके। वहीं एक ड्राइंग कंपटीशन भी संस्था की ओर से करवाया जाए। नाहन में श्री सत्य साई सेवा समिति की ओर से सैनवाला में पौधारोपण किया गया। इस दौरान सत्य साई सेवा समिति से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पौधारोपण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सत्य साई सेवा समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान स्वागत है आपका लीडर टीम कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऑपरेशन जिंदगी। बाढ़, बारिश और भूस्खलन से 3 दिनों तक मची तबाही के बाद हिमाचल में अब युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है ऑपरेशन जिंदगी। जी हां, भारी तबाही के चलते करीब 10,000 सैलानी जहां तहां फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम जमीन पर उतर चुकी है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए हैं। कई जगहों पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होने से लोगों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग और सड़कें जगह जगह ध्वस्त होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी मुश्किलें भी आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे ज्यादा मुश्किल लाहौल स्पीति के चंद्रताल में आ रही है। यहां 300 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। यहां कई किलोमीटर के रास्ते में 3 फीट मोटी बर्फ की परत जम चुकी है, जिससे लोगों को निकालना मुश्किल हो रहा है। हालांकि दिन रात मेहनत के बाद करीब 12 किलोमीटर तक सड़क बहाल कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुल 25 किलोमीटर और दूरी चंद्रताल टेंट कैंप तक शेष बची है। एडीसी राहुल जैन ने यह जानकारी दी है। सीएम सुक्खू खुद रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, जो आज लाहौल स्पीति का हवाई सर्वे भी करने वाले हैं।
और प्रेमलाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त। प्रेमलाल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस वक्त स्थितियां हैं। एक तो ये कि थोड़ी सी राहत जरूर नजर आ रही थी बारिश के रुकने से, लेकिन फिर खबर है कि शिमला के साथ साथ कुछ और इलाकों में रिमझिम बारिश भी हुई है, और साथ ही साथ जो लाहौल स्पीति में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, इस तरह से प्रदेश के बाकी जिलों में भी बारिश हो रही, तो यहाँ लाहौल स्पीति में बारिश के साथ लगातार जो है पिछले दिनों जो है बर्फबारी हुई है, और जिसके चलते जो है जो चंद्रताल में जो सैलानी चले गए थे, वहाँ घूमने फिरने गए थे, तो वो लगभग 300 के आसपास जो ये सैलानी जो है उस इलाके में फंस गए। हालांकि जो है जिला प्रशासन जो है लगातार पिछले 2 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन ठंड और बर्फ के चलते जो है करीब 3 से 4 फुट तक बर्फ जो है इस इलाके में जमा हो चुकी है। ये पूरा ट्रैक जो है करीब 35 किलोमीटर के आसपास का है, जिसमें से जो 12 किलोमीटर सड़क मार्ग को बर्फ से हटा दिया गया है, और उसके बाद करीब 25 किलोमीटर का जो आगे का रास्ता है वो भी करीब 4 फुट के आसपास बर्फ जो उस सड़क मार्ग में अभी भी पड़ी हुई, जिसको जो है बर्फ हटाने का काम जो है सुबह 5 बजे से आरंभ किया गया है स्पीति और लाहौल स्पीति के प्रशासन द्वारा। इसमें जो है सीमा सड़क संगठन और महिला मंडल और इसके साथ स्थानीय युवक भी इस पूरे ऑपरेशन में जो है सहयोग दे रहे हैं। फिलहाल जो है पिछले कल 7 पर्यटकों को जो है जो बीमार थे और कुछ बूढ़े थे, उन्हें जो है भारतीय वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है बुनकर पहुंचा गया। बाकी जो 293 जो लोग हैं, जिसमें से करीब 265 जो 293 के आसपास लोग जो है अभी भी फंसे हैं, उनको जो निकालने का काम जो है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रेमलाल, आप हालात पर नजर बनाए रखें, हम आपके पास फिर लौटेंगे अपडेट के लिए। और इसी बीच एक और अहम खबर आपको दे दें कि कुल्लू में सीएम सुक्खू ने आपदा पीड़ितों के साथ डिनर करके एक बार फिर अपनी नेकदिली दर्शाई है। उन्होंने कुल्लू महाविद्यालय में लोगों के साथ खाना खाया। इस दौरान सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। बता दें कि कुल्लू महाविद्यालय में बाढ़ पीड़ितों के लिए व्यवस्था की गई है, जहां 300 लोगों के खाने पीने की भी व्यवस्था थी। और इसी में जब वहां सीएम सुक्खू भी वहां पहुंचे उनका हालचाल जानने के लिए और वहां किस तरह की व्यवस्था की गई उसको जानने के लिए, इस बीच सीएम सुक्खू ने उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि सरकार आपके द्वार पर है, सरकार आपके साथ खड़ी है इस मुश्किल के वक्त में। और सीएम सुक्खू ने खुद उन लोगों के साथ बैठकर वहां डिनर भी किया। सिरमौर में भारी बरसात आफत बनी हुई है। यहां शिलाई की ग्राम पंचायत आशियाड़ी के नालंदी में 5 मकानों के गिरने का खतरा है। यहां बारिश की वजह से भूस्खलन जारी है और अब तक 1 मकान भूस्खलन की भेंट चढ़ भी चुका है। एहतियात के तौर पर मकानों को खाली करवाया जा रहा है। वहीं चंबा में भारी बारिश के बाद खराब हुई सड़क से गुजरने के लिए एक दूल्हे को जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। दूल्हे को शादी के लिए ससुराल जाना था, लेकिन कीचड़ से भरी सड़क पर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया, जिसके बाद जेसीबी बुलाई गई और फिर दूल्हे राजा शादी के लिए ससुराल पहुंच सके। अब जेसीबी की सवारी करते हुए इस दूल्हे की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। और हमारे साथ इस वक्त 3 रिपोर्टर्स मौजूद हैं। राजेंद्र शर्मा है हमारे साथ और रणवीर हैं और सचिन शर्मा भी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रणवीर आपके पास आना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त पूरी स्थिति को किस तरह से देखा जाए। एक तरफ तो राहत है बारिश बंद होने से, हालांकि कुछ जगहों पर रिमझिम बारिश खबरें हैं, लेकिन उसके अलावा जो अब समस्या जो सबसे बड़ी है वो क्या है? रेस्क्यू कितना बड़ी समस्या है, बीमारी से जूझना कितनी बड़ी समस्या है? रणवीर। जी हाँ, देखिए अभी जो सबसे बड़ी जो समस्या निकल कर आ रही है वो है रोड कनेक्टिविटी, और जो विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है और बहुत सारी जगहों पर अभी भी लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी जो सुबह की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 1 NH पूरे प्रदेश में बंद है और 873 सड़कें बंद है और 1956 जो ट्रांसफार्मर है वो ठप है। और जो
विद्युत आपूर्ति की जो परियोजनाएं हैं जो प्रभावित हुई हैं उनकी संख्या 1369 है जी। जो आज हमारी बात हुई है राज्य आपदा प्रबंधन के साथ और जो पुलिस मुख्यालय में जो वॉर रूम बनाया गया है वहां से जो बातचीत हमारी हुई है, ये जानकारी निकल कर आई है कि जो प्राथमिकता तो देखिए सबसे पहले कनेक्टिविटी की है जी। उसको जो है दुरुस्त किया जा रहा है। करीब 1000 लोग ऐसे हैं जो पिछले 24 घंटों के दौरान जिनसे संपर्क किया है हिमाचल पुलिस ने, जिनसे कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, उनके परिजनों तक जो है बात पहुंचाई गई है। और पिछले कल पूरे कुल्लू मनाली और मंडी की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है और कुल्लू से ही करीब 4000 के करीब गाड़ियां जो है मूव हुई हैं। तो अभी ये पूरा जो 4-5 दिन का घटनाक्रम बीता है जी। ये जानकारी निकल कर आई है कि कोई 15,000 के करीब जो लोग थे जो अलग अलग जगहों पर फंसे थे उन्हें सुरक्षित निकाला गया है। आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जी। वो जैसे हमारे लाहौल वाले सहयोगी ने जानकारी दी है, लाहौल स्पीति में जो कुंजुम टॉप है वहां पर देखिए जो आपकी रोड पार्टी है वो भी काम कर रही है, जो एयर पार्टी है वो भी काम यहां पर कर रही है। राहत की बात आपने ये जिक्र किया कि राहत की बात यही है कि आज थोड़ा सा मौसम थमा हुआ है शिमला में। बिल्कुल, तो उससे राहत जरूर है और इसी राहत का फायदा उठाकर रेस्क्यू और कनेक्टिविटी पे ध्यान दे रहा है जैसा आप बता रहे हैं। सतीश हमारे साथ मौजूद है। सतीश, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस वक्त किस इलाके में हैं और वहां की स्थानीय जो समस्याएं या चुनौतियां क्या हैं और क्या लग रहा है कि कितनी जल्दी सरकार इस पर काम कर रही है या जो एडमिनिस्ट्रेशन वो काम कर रहा है? बिल्कुल वैशाल, मैं आपको बता दूं सिरमौर जिला के गिरिपार इलाके में इस वक्त में मौजूद हूं और यहाँ के हालात की अगर मैं बात करूं तो देर रात से बारिश का क्रम लगातार जारी और भारी बारिश का जो सबसे ज्यादा असर यहाँ यातायात पर पड़ा है जी। और रेणुका जी विधानसभा, शिलाई विधानसभा, ये दोनों ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यातायात व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। दर्जनों की संख्या में यहाँ पर सड़कें और इस समय अवरुद्ध है। लोक निर्माण विभाग इन सड़कों को बहाल नहीं कर पा रहा है क्योंकि सड़कों में लगातार भूस्खलन हो रहा है, भारी बारिश लगातार जारी। और जैसा कि कुछ समय पहले हमने तस्वीरें भी दिखाई, सिरमौर जिला के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में एक नलेंडी गांव है, यहाँ पर एक मकान जो भूस्खलन की भेंट चढ़ चुका है और 5 मकान अभी भी खतरे की जद में है, वहां लगातार भूस्खलन हो रहा है। इसके साथ साथ NH 707 पर शिला गांव, वहां पर भी खतरा मंडराया हुआ है और NH पर लगातार भूस्खलन हो रहा है जिसके कारण इस गांव को खतरा पैदा हो गया। करीब 80 से 90 घर इस गांव में है, तो वहां पर भी पूरा खतरा इस समय जो वो मंडराया हुआ है। बात जिला मुख्यालय नाहन की करूं, नाहन में भी लगातार बारिश हो रही है। नाहन विधानसभा क्षेत्र के कोलर गांव में जल भराव की बड़ी समस्या पैदा हुई और मौके पर सरकारी मशीनरी जो वो पहुंच गई है। हालांकि प्रशासन अपने स्तर पर यहाँ पूरी कोशिशें कर रहा है, मगर सिरमौर जिला में लगातार हो रही बारिश बड़े परेशानी का सबब बनी हुई है। किसी तरीके की कोई रेस्क्यू अगर ऑपरेशन चलाया जाता है तो बारिश के कारण बाधित और अभी भी मूसलाधार बारिश यहाँ पर जो जारी है। बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप हमें बताएं कि आप इस वक्त किस इलाके में हैं और इस वक्त स्थितियां कैसे आप देख रहे हैं, किस तरह की स्थिति है और कितना कुछ अलग है इस बार की स्थितियां पिछले बार से या उसके पहले वाले सालों से, क्योंकि हर साल इस तरह की स्थिति तो बनती है लगभग। बिल्कुल वैशाल, और अभी जो जहां मैं खड़ा हूं ये वही स्पॉट है जो 2021 में भी ये चर्चा का विषय रहा था। ये घंडल का पुल यहां पर इसको कहा जाता है और ये मुख्य सड़क है जो जोड़ती है शिमला को लोअर हिमाचल, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा, तमाम जो क्षेत्र हैं उन्ना, ये सभी क्षेत्रों को ये सड़क जोड़ती है शिमला, राजधानी शिमला से। और ये पुल खतरनाक घोषित किया गया है 2021 13 सितंबर 2021 को ये पुल बनाया गया था पिछली बार और रिकॉर्ड 14 दिनों के अंदर इस पुल को तैयार किया गया था उस वक्त। और 1 करोड़ से अधिक की कीमत, 1 करोड़ 15 लाख के करीब उस वक्त इसकी कीमत बैठी थी और उस वक्त भी ये पुल गिरा था। दरअसल यहाँ खुदाई हुई थी, लॉ यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ पर बन रहा है और उसके कारण धीरे धीरे जब 2021 में भारी बरसात हुई थी, 400 से अधिक लोगों की, करीब 415 लोगों की उस वक्त भी मौत हुई थी
हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान, और अब दोबारा से यहां से ये पुल गिर गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे खुदाई का काम अब शुरू हो गया। अब यहाँ पे दोबारा से डंगा लगेगा, पूरा कंस्ट्रक्शन होगा, और जब तक ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक ये पुल अनसेफ रहेगा। दरअसल पुल को जमीन के साथ जोड़ने वाली जो जहां पे जमीन के ऊपर जहां पुल जुड़ता है वहां पर हल्का लैंडस्लाइड निचली तरफ से हो गया था और फिर खोखला ये पुल हो गया था, जिसके बाद अधिकारियों ने यहां पे विजिट किया और उसके बाद इसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये हो गई है, एक तो आपको पीछे से डाइवर्ट किया जा रहा है, करीब करीब 1.5 घंटे का आपको अतिरिक्त समय लगेगा इस पूरी यात्रा को कवर करने के लिए, और दूसरा आप मेरे सामने देख सकते हैं बसों की कतार लगी हुई है। ये बसें वो हैं जो निचले हिमाचल लगभग 6 जिलों से बसें यहां पर आती हैं, यहां पर सवारियां उतारती हैं और फिर दोबारा मुड़ के खड़ी हो जाती हैं, और पुल के दूसरी तरफ भी इसी प्रकार की कतार लगी हुई है, वो भी सवारियां उतारती हैं और सवारियों को यहां से अपना सामान उठाकर पुल क्रॉस करना होता है, फिर दूसरी बसों में बैठकर आगे का उनको सफर करवाया जाता है। जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको पीछे से ही डाइवर्ट किया जा रहा है, यहां से करीब 3 किलोमीटर पीछे 4 किलोमीटर पीछे से डाइवर्ट किया जा रहा है। तो दिक्कत अब लगभग आधे प्रदेश को यहां पर हो गई है। जो शिमला आने जाने वाले हैं उनको स्पष्ट तौर पर दिक्कत हो रही है, समय अधिक लग रहा है और जर्नी अनसेफ है, इतना सेफ नहीं है। तो मंडी जाते हुए ये पहला स्पॉट है जहां पर इस बरसात में शिमला से निकलते हुए अगर हम कहें तो दिक्कत लोगों को बिल्कुल, तो परेशानियां बढ़ी हुई है और जो सरकार है वो और प्रशासन जो है लगातार ऑपरेशन में लगा हुआ है कि कैसे जल्द से जल्द कनेक्टिविटी को दुरुस्त किया जाए, रेस्क्यू किया जाए, और साथ ही साथ जो 2-3 दिनों के बाद फिर से बारिश के हालात बनने वाले हैं ज्यादा, उसके लिए कैसे तैयारी पहले से की जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास विषय पर अपनी बात साझा करने के लिए, जानकारी ताजा देने के लिए। और आगे एक और अहम खबर यह है कि सैंज घाटी में फंसे लोगों के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है, जिसके जरिए राहत सामग्री भेजी गई है। वहीं भुंतर से कसोल सड़क में ढुंखरा तक छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू होगी। मणिकर्ण कसोल से करीब 1,500 पर्यटक अपने गंतव्य के लिए निकले हैं। कुल्लू, मनाली, मणिकर्ण, कसोल सैंज में मूलभूत सुविधाएं बहाल की जा रही हैं और हर तरफ जो तस्वीरें हैं वो काफी सवाल खड़े करती। ये तस्वीर उस वक्त की है जब मनाली में लोग खुली धूप में घरों से निकले, जहां उन्होंने देखा कि त्रासदी का वो मंजर है चारों तरफ जो कई सवाल खड़े करता है, जो पिछले 2 दिन की कहानी बयां करने के लिए काफी है। हर तरफ मलबा, टूटी सड़कें और क्षतिग्रस्त मकान ही नजर आते। ये देखिए तस्वीरें जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह की तबाही और बर्बादी आई है। नेशनल हाईवेज या सड़कें या पुलिया या पुल वो टूट गई हैं। नदियों के करीब रहने वाले जो भी घर हैं या तो खाली कराए गए या वो घर बह गए। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि कितनी भयानक तबाही लेकर यह बारिश आई थी। और इसके साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।